तो अपन पढ़ लिए क्या चीज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब पढ़ेंगे वाइब्रोनिक रोटर, जिसमें रोटेशन के साथ साथ वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप ये भी समझते होंगे कि अगर कोई इतनी एनर्जी है कि उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली वाइब्रेशन के लिए आपको हाई एनर्जी चाहिए होती है। तो उस कंडीशन में आप ये नहीं बोल सकते कि वो जो है एकदम रिजिड मॉलिक्यूल है, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का आपका जो है रोटेशन नहीं हो रहा है, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, उसमें जो है रोटेशन प्लस वाइब्रेशन भी हो सकती है। तो जब ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं उसको हम, वाइब्रेनिक रोटर। वाइब्रोनिक, और वाइब्रेनिक रोटर से रिलेटेड जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो है आपका रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलो, अच्छा, जैसे आप पढ़ते हैं रोटेशनल, तो रोटेशनल में आपने क्या पढ़ा है, एक रिजिड रोटर और एक ऐसा जिसमें रिजिडिटी नहीं थी कंप्लीट हुई, तो नॉन रिजिड रोटर पढ़े। फिर हमने जैसे आईआर में जब अगर हम करते हैं तो उसमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है जैसे अभी होता है, उसके बाद एन हार्मोनिक, उसके बाद रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अभी मैं बताया था कि रमन पढ़ोगे, तो रमन में क्या पढ़ोगे, रोटेशनल रमन, तो पूरा रोटेशनल यूज हो जाएगा तुम्हारा। वाइब्रेशनल रमन, तो पूरा वाइब्रेशनल यूज हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान क्या देना, रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन भी होता है। तो ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको रोटेशनल वाइब्रेशन, यही आपको यूज हो जाएगा रमन में। अंतर क्या होता है कि ये एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होता है और वो जो है आपका स्कैटरिंग पर बेस्ड होता है। वो एक स्कैटरिंग पिन है और ये एक एब्जॉर्प्शन वाली पिन है। समझ आए? तो पूरा एनर्जी एक्सप्रेशन, ट्रांजिशन एनर्जी, बहुत सारी चीज अभी आप जो पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा रमन में यूज होगा। तो देखना आपको रमन बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि आपने जो चीज पढ़ा है उन्हीं को बस उसमें कुछ डिफरेंट टर्म में स्कैटरिंग के बेस में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर बात करें हम प्योर वाइब्रेशन की, प्योर वाइब्रेशन की, तो ये जो प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा जो है वो आपको किसमें मिलते हैं, वो आपको ऑब्जर्व होंगे सॉलिड और लिक्विड सैंपल में। ऑब्जर्व इन सॉलिड एंड लिक्विड सैंपल molecule. But in case of gas, a gaseous sample, इनमें तो रोटेशन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको PQR ब्रांच मिल जाएंगे। PQR ब्रांच ऑब्जर्व, नाम सुने? हाँ सर। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे अपन पढ़ते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो रोटेशनल एक्टिव होने के लिए कंडीशंस क्या जरूरी होती है? रोटेशनल के लिए सर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल में, और वो गैसियस होना चाहिए। ओके, तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए और गैसियस होना चाहिए। इसीलिए तो देखो ये जो गैसियस सैंपल है वो उसमें जो है आपको जो वाइब्रेशनल आपका जो वो होता है सिग्नल होता है वो स्प्लिट हो जाते हैं आपके PQR ब्रांच में, दैट इज रोटेशनल लाइंस में स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये गैसियस में होता है क्योंकि अगर वो सॉलिड है और लिक्विड है तो वो तो कंडीशन ही आपको मतलब वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है किसके लिए, रोटेशनल के लिए। इसीलिए प्योर वाइब्रेशन किसमें मिलता है, सॉलिड और लिक्विड में। तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल गया होगा कि इसमें हमको कहीं ना कहीं PQR ब्रांच के बारे में पढ़ना है। ओके, ठीक है। एक चीज जानते हो क्या आप लोग कि न्यूक्लियर स्पिन का इफेक्ट
एनएमआर पढ़े हो, पीएसआर पढ़े होगे। हाँ सर। तो न्यूक्लियर स्पिन का इफेक्ट तो भाई उसमें तो न्यूक्लियर स्पिन और ईएसआर में इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, यही सब तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनएमआर और ईएसआर के लिए। हाँ सर। लेकिन इम्पोर्टेंस इसमें ये होता है कि जो आपके नेबरिंग न्यूक्लियाई होते हैं, अगर वो जो है आपके न्यूक्लियर स्पिन अगर पॉजिटिव रखते हैं या फिर ये बोल दीजिए कि जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ अगर उनके पास न्यूक्लियर स्पिन है तो वो जो इन सिग्नल्स को स्प्लिट कर देते हैं। यही तो पढ़ते हैं अपन, न्यूक्लियर स्पिन का इफेक्ट 2ni+1 के रूल में टूट जाते हैं, ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं सिग्नल, ऐसे पढ़ते थे ये साल में भी और एनएमआर सर में भी। ठीक, तो वैसे ही आपके जो न्यूक्लियर स्पिन का इफेक्ट है वो आपको वाइब्रेशन आईआर में भी मिलता है, वही आपको रोटेशनल में भी मिलता है। ठीक, लेकिन इनमें इस न्यूक्लियर स्पिन का इफेक्ट कैसा होता है, क्या ये स्प्लिट कर देते हैं फर्दर सिग्नल को या फिर सीधा एलिमिनेट कर देते हैं? तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि इसमें जो है न्यूक्लियर स्पिन का इफेक्ट आप पढ़ते होंगे O2 CO2 बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है। ठीक है, पैरेलल मोड्स और आउट ऑफ बैंड मोड्स, इन सभी चीज़ों के लिए कब क्यू ब्रांच मिलेगा, कब आर ब्रांच मिलेगा, पी ब्रांच मिलेगा। ठीक है, तो O2 में देखते होंगे कि E1 वाले जो J के वैल्यू होते हैं, पहले तो मैं बताऊंगा कि ये जब टूटेंगे रोटेशनल लाइन लाइन में स्प्लिट जब हो जाएंगे तो ये कब J का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमने J का वैल्यू जो है वो पहले ही पढ़ चुका है। अच्छा, आपको पढ़ना चाहिए था, आई मीन जैसे कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पढ़ते कि ये रोटेशनल क्वांटम नंबर है J। तो वो J का वैल्यू जो है डिफरेंट डिफरेंट J वैल्यू में जब ये टूटेंगे तो वहाँ पर इवन J वाले जो हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं O2 की टर्म में। और जब आप CO2 की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑड J वाले जो वैल्यू हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो अभी आपको क्या लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, बट धीरे धीरे जैसे मैं इन चीज़ों को रिकॉल करूंगा कि देखो मैंने ऐसा बोला था और ऐसा आपने पढ़ रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपको, तो ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर स्पिन का इफेक्ट है। तो हमको ये ऐसा नहीं सोचना है कि न्यूक्लियर स्पिन का इफेक्ट जो है सिर्फ एनएमआर और ईएसआर में भी ईएसआर में पाया जाता है। न्यूक्लियर स्पिन आप ऑब्जर्व करते हैं किसमें, रोटेशनल में, वाइब्रेशनल में और इवन रमन में। ठीक है, तो न्यूक्लियर स्पिन का इफेक्ट भी पाया जाता है। ओके, इसमें तो मजेदार ये है इनमें कि जिनका न्यूक्लियर स्पिन जीरो होता है वो भी आपका न्यूक्लियर इफेक्ट डालते हैं इसमें, इन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो चलो मैं थोड़ा धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम कौन देगा, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम कौन देगा और रोटेशन प्लस वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम कौन देगा। ठीक है, चलिए तो बताइए, अगर मैं यहाँ पर सैंपल लिखता हूँ, अपन क्या करते हैं इसको, एक साइड सैंपल जो लेना है, जिस मॉलिक्यूल की हमको स्टडी करनी है वो लेना है, इधर अपन चेक करेंगे कि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम देगा क्या, क्या ये प्योर प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम देगा या फिर क्या ये रोटेशन के साथ साथ रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देगा। मैं सिंपल मॉलिक्यूल लिखूंगा और आपको उसको बताना है। सबसे पहले है N2 गैस, बताइए इसमें ये रोटेशनल देगा क्या? नो सर। नो, क्यों नहीं देगा? होमोडाइ कि ए मॉलिक्यूल। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, हाँ सर। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। सर इसमें हाँ, डाइपोल मोमेंट नहीं है, मतलब ये पोलर नहीं है, नॉन एग्जैक्टली, पोलर है। तो ये जो है इसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है। ठीक है, वो भी सही बोली कि होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली वो जो है पोलर नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी सही बोली, आप भी सही बोल, बट होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल बस बोलना काफी नहीं है, आपको क्या बोलना पड़ेगा कि परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है इसके पास, इसलिए जो है प्योर रोटेशनल नहीं देगा। ठीक, वाइब्रेशन की अगर बात करें तो क्या होगा, वाइब्रेशन की अगर बात करें तो क्या होगा, अब बोलो सिमरन कि
होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है सर, इसलिए प्योर ठीक। वाइब्रेशन नहीं देगा। क्योंकि वाइब्रेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल को छोड़ करके सभी जो है क्या देते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। याद आया? हाँ। यस। तो रोटेशनल वाइब्रेशन तो बिल्कुल नहीं देगा ये। ठीक। अच्छा, H2O वेपर, H2O वेपर रोटेशनल देगा क्या? तो रोटेशनल हाँ सर। बिल्कुल देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी है, वेपर बोल रहे हैं मतलब ये गैसियस फेज में भी है। तो दोनों कंडीशन ये जस्टिफाई कर रहा है रोटेशन के लिए, तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम देगा। क्लियर? प्योर वाइब्रेशन, हाँ सर। देना तो चाहिए सर। प्योर वाइब्रेशन देना चाहिए। अरे जब उसमें रोटेशन आ गया तो प्योर वाइब्रेशन कैसे आएगा? है, जो सिर्फ वाइब्रेशन देगा वो होगा प्योर वाइब्रेशन। अच्छा। तो ये तो पहले ही रोटेशन दे दिया, तो ये प्योर वाइब्रेशन नहीं दे पाएगा, बल्कि रोटेशन प्लस वाइब्रेशन देगा। समझ आया? हाँ सर। अगर इसी को हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, H2O लिक्विड करते हैं, चलो अब बताओ तो, H2O लिक्विड, प्योर रोटेशन नहीं देगा सर। नहीं देगा, और प्योर वाइब्रेशन हाँ देगा। बिल्कुल देगा। और आपका रोटेशन वाइब्रेशन रोटेशन वाइब्रेशन इसका नहीं पता। नहीं पता सर। अरे लिक्विड है और रोटेशन के लिए क्या चाहिए, गैसियस, गैस सर। तो ये क्या होगा, नहीं देगा। अब धीरे धीरे टर्म याद समझ आ रहे हैं जो ऊपर हम लिखे थे। तो ऐसे लिखने से कुछ समझ नहीं आता, पता है हाँ। कि प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व इन सॉलिड एंड लिक्विड सैंपल, गैसियस इन गैसियस स्टेट आपको रोटेशन प्लस वाइब्रेशन दोनों मिलता है। तो पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता, जब आप इन चीजों को देख रहे हो मेरे ख्याल से अब आपको डिफ्रेंशिएट करना आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे किसके लिए। ठीक। NH3 अमोनिया गैस, गैस नहीं लिखेगा तो भी जानना है आपको कि अमोनिया यहाँ पर चलो गैस है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो भी इसका जो जनरल फॉर्म जो होता है वही होगा, बाकी नहीं मेंशन होना चाहिए। तो अमोनिया जो है रोटेशनल, तो सवाल ही नहीं उठता कि ये नहीं देगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिलेगा। और जब प्योर रोटेशन दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर प्योर वाइब्रेशन तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्योर वाइब्रेशन में करके ये रोटेशन प्लस वाइब्रेशन देगा। ओके, CH4 ये अच्छा है, CH4 इसको तो पूछ ही लेते हैं किसी से। वैसे विनीता क्या लगता है आपको, CH4 क्या करेगा, कौन सा स्पेक्ट्रम देगा? क्या लगता है? आवाज सुनाई दे रहा है विनीता? चलो राहुल आप बता दो, क्या लगता है ये कि CH4 का प्योर रोटेशन देगा, प्योर वाइब्रेशन देगा, क्या देगा? प्योर रोटेशन देगा सर। प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन देगा। नहीं देगा? क्या है, देगा नहीं देगा। देगा? देगा। एक बार नहीं देगा एक बार देगा, मतलब डाउट है क्या? यस सर। अच्छा तो चलो इसका भी बता तो चलते। नहीं सर, मैं देगा ही बोला था। अच्छा चलो ठीक है, तो प्योर वाइब्रेशन का क्या होगा बताओ तो। अब रोटेशन दे रहा है तो प्योर वाइब्रेशन तो हो ही नहीं सकता, ऐसा बोल रहे हो?
ठीक, अगर सोच रहे हो तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप जानते हो। इसका इसका सर ये तो देगा। देगा। चलो, कौन बताएगा सही क्या गलत? अनामिका। सर प्योर रोटेशन। अच्छा, अनामिका से पूछते हैं। अनामिका आस्था दोनों मिलकर बताओ सर। क्या लगता है, क्या देगा क्या नहीं देगा? कैसे करोगे यार, जब पहचान ही नहीं पाओगे तो फिर कैसे बताओगे कि किसने PQR दान चाह रहा है ऐसे देखकर? हम्म? सर इसमें प्योर रोटेशन पॉसिबल है, प्योर वाइब्रेशन नहीं होगा क्योंकि रोटेशन ऑलरेडी आ गया है। और गैसियस है तो फिर रोटेशन प्लस वाइब्रेशन दोनों ही होगा। अच्छा, चलो अनामिका का भी एक बार सुनते हैं। कैसे अनामिका? अच्छा, क्लास ज्वाइन करके चाय पीने गई है क्या? हैं? कैसे? सोच रही थी लेकिन ठीक ठीक। यूज हो रही थोड़ा सा। चलो ठीक है, चलो सुजाता आप ही बता। सर CH4 टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, उसका डाइपोल मोमेंट कंसिडरेबली 0 होगा, तो प्योर रोटेशन भी नहीं होगा, प्योर वाइब्रेशन नहीं होगा क्योंकि गैसियस है। ओके। और रोटेशन प्लस वाइब्रेशन का तो PQR एक नहीं मिलेगा। नहीं, ये जो है आपका, ये तो नहीं देगा ऑब्वियसली, बिल्कुल टेट्राहेड्रल है, डाइपोल मोमेंट 0, आइडियल टेट्राहेड्रल है। ठीक है, प्योर वाइब्रेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पढ़ते होंगे कि ये जो आपका CH4 है, नहीं एक चीज यहाँ पे कुछ मिस आउट हो रहा है। ओके, हाँ सही बात है, गैसियस है तो गैसियस है तो ये प्योर वाइब्रेशन तो दे नहीं सकता। ये जो आप बोल रहे हो कि ये नहीं देगा, ये एक्चुअल में आपका वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल देगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हैं IR में कि डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे N2O2 इनको छोड़ करके सभी क्या होते हैं? IR एक्टिव। पढ़े हो कैसे? हाँ सर। तो CH4 क्या है? स्फेरिकल टॉप, स्फेरिकल टॉप लोग IR देते हैं। हाँ हाँ। अरे आप कैसे बोल सकते हो कि CH4 IR नहीं देता? टेट्राहेड्रल पढ़ते हो, स्प्लिटिंग होता है, अरे T2E ऐसे करके क्या क्या पढ़ते हो? हाँ सर। अरे इसमें से कुछ जब कैरेक्टर टेबल का जिंदगी में पढ़े होगे ना, तो ऐसे इधर कुछ कुछ लिखे रहते हैं जो इसके वाइब्रेशनल मोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, जब सिमेट्री की बात करूंगा मैं तो वहां बताऊंगा। तो अल्टीमेटली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये प्योर वाइब्रेशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये गैसियस था, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन प्लस रोटेशन भी होगा। मॉलिक्यूल कैसा है? गैसियस। अगर इसी को अगर कोई ऐसा रहता जो सॉलिड रहता या लिक्विड रहता तो ये प्योर वाइब्रेशन दे देता। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ पर ये वाइब्रेशन नहीं दे रहा था, प्योर वाइब्रेशन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि गैसियस था। ओके, कैसे देगा? रोटेशनल प्लस वाइब्रेशन। अब आपको क्या लगा होगा कि ऊपर देखो रे N2 दोनों प्योर रोटेशन और प्योर वाइब्रेशन दोनों कट गया, तो रोटेशनल प्लस वाइब्रेशन भी कट गया। अरे भैया, ये प्योर वाइब्रेशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये गैसियस था। दूसरी चीज, अरे ये तो वाइब्रेशनल एक्टिव ही नहीं है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि ये रोटेशन प्लस वाइब्रेशन भी दे सकता। समझ आया? अंतर समझ आ रहा है क्या किसमें कौन कैसे आप यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं किसको जो है आप? हाँ सर। हाँ, ठीक है। चलो, CO2 गैस, इसको तो मैं जगह जगह बताऊंगा। CO2 गैस, प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन, डाइपोल मोमेंट 0, प्योर वाइब्रेशन, गैसियस है, सवाल ही नहीं उठता कि प्योर वाइब्रेशन बदले। क्या देगा? वाइब्रेशन तो देगा लेकिन ये गैसियस होने रोटेशन से प्लस वाइब्रेशन देगा। वाइब्रेशन प्लस रोटेशन देगा।
तो क्या आप अब पता लगा सकते हैं किसी भी सैंपल मॉलिक्यूल को देख करके कि कौन जो है सिर्फ प्योर रोटेशन देगा? प्योर रोटेशन मतलब सिर्फ रोटेशन। कौन जो है आपको प्योर वाइब्रेशन देगा? हाँ, अब जो वाइब्रेशन दे रहा है वो ऑब्वियसली रोटेशन का वाइब्रेशन देगा। ठीक, समझ आया? Yes. चल आगे बढ़े। आगे बढ़े। Yes, sir. तो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं अब इसके लिए जो रोटर है मेरा वाइब्रेनिक रोटर, उसके लिए अगर मैं एनर्जी एक्सप्रेशन लिखूं तो वो क्या लिखूंगा? तो आप बोलोगे कि सर इसमें रोटेशन हो रहा है इसलिए हमको जे वाले के लिए भी एनर्जी एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा और वाइब्रेशन हो रहा है इसलिए वाइब्रेशन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसकी जो एनर्जी है इसमें रोटेशन हो रहा है इसलिए इसकी ईजे प्लस इसमें वाइब्रेशन हो रहा है इसलिए वाइब्रेशनल एनर्जी को भी मेरे को यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। यही तो है क्या बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। अरे अगर इलेक्ट्रॉनिक हो रहा था टोटल एनर्जी तो मैं इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक को भी जोड़ देता, ट्रांसलेशनल को जोड़ देता। ओके ठीक। अब यहाँ पर अगर हमको ईजे पता करना है तो बताओ, हमने ईजे तो पढ़ रखा रहता है, अगर आप वाइब्रेशनल या रोटेशनल पढ़े रहते तो आपको पता रहता है, या मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि आपको पता भी होगा कि ईजे इज इक्वल टू बीजे इंटू जे प्लस वन। अगर वो एक रिजिड रोटर है, मैं यहाँ पर जो नॉन रिजिडिटी फैक्टर होता है ना डी टर्म, ठीक है, उसको नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं एक रिजिड रोटर को ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका एक्सप्रेशन है एनर्जी एक्सप्रेशन रोटेशनल एनर्जी के लिए वो क्या है? Ej इज इक्वल टू बीजे इंटू जे प्लस वन। ओके, यहाँ पर हम किसको इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोर करते हैं डी टर्म को, जो कि डिस्टॉर्शन के कारण आता है आपका जब उसमें नॉन रिजिडिटी पाई जाती है। ओके, ये जो आपका ईवी है, ईवी तो मैंने अभी आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? इसमें मैं आपको एनहार्मोनिसिटी को इंक्लूड करूंगा और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इसका वैल्यू क्या था? ईवी इज इक्वल टू बी प्लस हाफ ओमेगा ई, यही था, माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स। अरे हाँ बोलो। Yes, sir. तो अपन क्या करेंगे? अब हमको अगर कोई बोलेगा कि ई जेवी क्या होगा, कोई बात नहीं, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशन दोनों को जब इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये रोटेट भी हो रहा है ये वाइब्रेट भी कर रहा है, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी भाई रोटेशनल के कारण एनर्जी वाइब्रेशनल के कारण एनर्जी दोनों को सम कर देंगे। तो जब हम सम करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा? बी जे इंटू जे प्लस वन। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। प्लस करना पड़ेगा आपको ये जो आपका v प्लस हाफ ओमेगा बार ई माइनस v प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा बार ई एक्स की। तो कोई पूछ देगा तुमको, ठीक है, बहुत हो गया रोटेशन, बहुत हो गया वाइब्रेशन, अब बताओ कि वाइब्रेनिक रोटर के लिए आपको क्या होगा एनर्जी एक्सप्रेशन? तो आप कर लेंगे, बता देंगे क्यों? क्योंकि Yes, sir. मेरे ख्याल से मैंने आपको कुछ नया पढ़ने के लिए नहीं बोला, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ और रोटेशन में आप ये चीज बिल्कुल पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन आपको इसके लिए एनर्जी टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट क्या है? सिलेक्शन रूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन रूल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसके लिए जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है देखिए, तो मैं एक बार रिकॉल कर दूं क्या? रोटेशन के लिए क्या पढ़ते हो सिलेक्शन रूल? प्योर रोटेशन के लिए डेल जे Plus minus one. प्लस माइनस वन, और डेल वी वाइब्रेशन के लिए
एन हार्मोनिक वाले के लिए तो +-1 +-2 +-3 ऐसे ओके, होता है। वेरी गुड। तो सलेक्शन रूल जो होता है वो इसके लिए क्या होता है, ध्यान देना। डेल वी की बात करें तो वो चेंज नहीं होता। सलेक्शन रूल जो है डेल वी वो होता है भाई आपके लिए +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है। डेल जे जो है, डेल जे, डेल जे आप पढ़ते हैं किसके लिए, प्योर रोटेशन के लिए +-1। लेकिन जब आप पढ़ते हैं रोटेशन वाइब्रेशन तो इसमें +-1 के साथ साथ बच्चा इसमें 0 भी आता है। समझ आ रहे हैं? ओके, यस सर। ठीक। और जो लेफ्ट हो रहे हैं उनका अटेंडेंस तो मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। ठीक, हाँ, आगे बढ़े। अब अगर बात करें फंडामेंटल बैंड्स की, तो फंडामेंटल बैंड्स के लिए क्या होंगी, तो ध्यान देना। दोनों एक तरफ फंडामेंटल दिखा देता हूँ और एक तरफ मैं ओवरटोन दिखा देता हूँ। फंडामेंटल बैंड और ये आपका हो जाएगा ओवरटोन बैंड। फंडामेंटल बैंड में डेल वी जो होता है वो नहीं बताएगा कि +-1 होता है। ठीक है। और डेल जे का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 +-1। लेकिन ओवरटोन में क्या चेंज होता है, ओवरटोन के लिए डेल वी जो है वो +-2 होता है। आप एकदम से ना, जैसे हम जब रोटेशनल वाइब्रेशन की बात करते हैं तो जैसे हमने ओवरटोन के लिए +-2 +-3 +-4 ऐसे लिए थे, तो नहीं, ओवरटोन के लिए आप जो है +-2 को ही कंसीडर करना। हायर लेवल के जो सिलेक्शन रूल है ओवरटोन के लिए वो कंसीडर मत करना। ठीक। डेल जे जो है वो होता है 0 +-1। ओके, अब मैं आपको क्या करता हूँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताता हूँ। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जैसे कि फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ, इमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डेल वी क्या हो जाएगा, डेल वी क्या हो जाएगा +1। इमिशन की बात करते तो -1। तो ठीक है। हाँ सर। अब ध्यान ये देना, सपोज अगर हमने डेल वी तो पता कर लिया, अब अगर डेल जे जो है इसका वैल्यू क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जो है इनके ब्रांचेस वगैरह की पहचान होती है। सपोज मान लीजिए कि आपके अगर मैं 3 कंडीशन देता हूँ, डेल वी सबके लिए +1 ले रहा हूँ मैं, डेल जे का वैल्यू वेरी कर रहा हूँ। तो डेल जे का अगर वैल्यू मैं वेरी करता हूँ, सपोज मान लीजिए कि डेल जे का वैल्यू -1 है। एक बार डेल जे का वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ, क्योंकि 0 भी हो सकता है, +1 हो सकता है और -1 हो सकता है। एक बार अपन क्या करते हैं, डेल जे +1 लेते हैं। ओके, सो जब वो -1 होगा, जब वो +1 होगा, तो इनका क्या नाम होगा, तो इसके लिए बोला जाता है कि आपको रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पी ब्रांच मिलते हैं और इसके लिए मिलता है आपको आर ब्रांच। समझ आया? तो ये बीच वाले के कारण क्या मिलेगा भाई, तो इसके कारण मिलता है क्यू ब्रांच। नाम सुने हो क्या पी क्यू आर ब्रांच? हाँ सर। समझ आया कैसे, किसके लिए पी बोलते हैं, किसके लिए क्यू बोलते हैं, किसके लिए आर बोलते हैं?
जब रमन आएगा तो इसमें देखोगे कि डेल जी इक्वल टू माइनस, डेल जे इक्वल टू -2, डेल जे इक्वल टू +2 और डेल जे इक्वल टू 0। तो -2 के मैं कभी इनको ओ ब्रांच बोलूंगा, कभी एस ब्रांच बोलूंगा, ठीक है। तो इनका नाम पता होना चाहिए और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है अगर आप देखिए तो इतने सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं कि हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे, बताओ तो पी ब्रांच के लिए जो है डेल जे का सॉल्यूशन रूल क्या होगा, ठीक। अरे कोई प्रॉब्लम, तो इसका तरीका किसी को कोई डाउट हो सर ये क्या है, क्या पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ। तो क्या मैं आपको आज यहीं तक पढ़ाऊँ, फिर मैं कल आपको इम्पोर्टेंट, क्योंकि बीच में छोड़ूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। पोजीशन ऑफ ब्रांच, पोजीशन ऑफ बैंक और ट्रांजिशन एनर्जी, ये सब मैं आपको कल पढ़ाता हूँ, ठीक है। पी ब्रांच दिखाऊंगा, क्यू ब्रांच दिखाऊंगा, आर ब्रांच दिखाऊंगा, फिर उसको आपको न्यूक्लियर स्पिन के इफेक्ट के साथ कनेक्ट करते हुए O2 CO2 इन सब के लिए आपको, ठीक है, स्पेक्ट्रा दिखाएंगे आपको रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, ठीक। यस सर। यस सर। तो इतना सब आप क्लियर करके आएंगे। देखो इसमें क्या है कि सुजाता का जो रिस्पांस है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन बाकी लोगों का मेरे को कहीं कहीं डाउटफुल लग रहा है, ठीक है। आप बोलना तो चाहते हैं बट श्योर नहीं है कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ओके। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको जो क्लासेस प्रीवियस की हैं उसको रिकॉल करिए, दैट्स इट, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने हैं। मैं बार बार आपको रिपीट करूँगा वर्ड्स को, इसमें क्या पढ़े, इसमें क्या पढ़े, क्योंकि जब तक मैं रमन एग्जिट नहीं करता, रमन कंप्लीट नहीं करता, तब तक मैं हर बार तुमको रोटेशन, देखो कई बार मैं रोटेशन नंबर ला रहा हूँ क्यों, तो अगर मैं तुमको पहले रोटेशनल पढ़ाया रहता तुमको इतना आसान लगता है ये चीज़, जिसका मतलब कि सवाल ही नहीं उठता। तो ये पूरा का पूरा रिपीट होते जाएगा मेरे मुंह से, आप पूरा बार बार वही वही चीज़ें पीछे वाला चीज़ सुनोगे, तो आप भी अगर पढ़ के रहते रहोगे, उसको रिवाइज करते रहोगे, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं, हाँ मेरे को समझ आ रहा है, आप वहाँ का बात कर रहे हैं, यहाँ का बात कर रहे हैं, ओके। तो अगले क्लास में मिलेगा बढ़िया से, मतलब रिकॉल करके बढ़िया से रिवीजन करके। कैसे अनामिका? यस सर। ठीक, चलो ओके, मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ।